हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं डीकंस्ट्रक्शन पे। पर डीकंस्ट्रक्शन जानने से पहले अगर आपको नहीं पता कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है तो आप जाके पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाली वीडियो देख लें जो ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो चुकी है। क्योंकि डीकंस्ट्रक्शन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का ही पार्ट है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नाउ डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी इमर्ज हुई मिड 20th सेंचुरी में, जिसकी शुरुआत जैक डेरिडा ने की, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं लैंग्वेज, मीनिंग या ट्रूथ को लेके, उन्हें चैलेंज करती है और बताती है कि लैंग्वेज किस तरीके से अनस्टेबल है एंड फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है। डीकंस्ट्रक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ लिटरेरी स्टडीज तक ही नहीं बल्कि फिलोसफी, लिंग्विस्टिक्स एंड कल्चरल स्टडीज में भी बहुत है, जहाँ पे जो कन्वेंशनल तरीके हैं चीजों को इंटरप्रेट करने के, उन तरीकों को चैलेंज किया गया है। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन क्या है तो पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। Deconstruction seeks to analyze the inherent complexities and conflicting forces within text that leads to endless possibilities by removing the fixities of the structure and meaning. Basically, deconstruction क्या है? वो टेक्स्ट की इनहेरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्सेस को एनालाइज करता है, जिससे कि हमें एंडलेस पॉसिबिलिटीज मिलती है किसी भी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने की। बाय रिमूविंग द फिक्सिटीज ऑफ स्ट्रक्चर एंड मीनिंग, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर या फिक्स्ड मीनिंग को रिमूव करके। किस तरीके से हमें एक टेक्स्ट से एंडलेस पॉसिबिलिटीज मिलती हैं मीनिंग मेकिंग की, उसको डीकंस्ट्रक्शन एनालाइज करता है। ठीक, नाउ डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली क्रिटिक है प्लेटोनिज्म्स आइडिया ऑफ ट्रू फॉर्म्स। अब प्लेटोनिज्म्स आइडिया ऑफ ट्रू फॉर्म्स क्या था? बेसिकली ये प्लेटो ने दिया था। इसको आप इस तरीके से मान लीजिए, मान लो दो रियलम्स हैं, ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड आ गया और ये आ गया ट्रू रियलम। अब जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें जितने भी आइडियाज़ होंगे उनको हम अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, मतलब वो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक आइडिया ले लो गुडनेस का, तो अब हमारे लिए गुड क्या है ना? अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो गुड क्या है, कहते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, तो अच्छा क्या है? तो वो चीज़ पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। हो सकता है मेरे लिए गुड का मीनिंग कुछ और हो, आपके लिए कुछ और हो, किसी और के लिए कुछ और हो, और ये भी हो सकता है कि हमारे आइडियाज़ एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हों, है ना? फिजिकल वर्ल्ड में गुडनेस की डेफिनेशन कोई फिक्स्ड नहीं है, वो चेंज हो रही है। बट वहीं पे हमारे फिजिकल वर्ल्ड के बियॉन्ड, फिजिकल वर्ल्ड मतलब हमारी सोच के, जो जितना हम सोच पाते हैं, जितना हम चीज़ों को परसीव कर पाते हैं, उसके बियॉन्ड एक ट्रू रियलम है। अब ट्रू रियलम में अनचेंजिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मतलब अगर यहाँ पे हम गुडनेस की बात करेंगे ट्रू रियलम में, तो यहाँ पे जो गुडनेस की डेफिनेशन है वो अनचेंजिंग होगी, वो परफेक्ट डेफिनेशन होगी जो कि गुडनेस में इनहेरेंट होगी, राइट? वो चेंज नहीं होगी। मतलब आप ये मान सकते हो कि गुडनेस का परम सत्य ट्रू रियलम ही होगा, है ना? जबकि फिजिकल वर्ल्ड में क्या है कि हम ट्रू रियलम की वो बस इमिटेशन है। फिजिकल वर्ल्ड बेसिकली ट्रू रियलम की इमिटेशन है, जहाँ पे हम ट्रू रियलम को इमिटेट करते हैं, चीज़ों को परसीव करते हैं। क्योंकि इंसान जब किसी चीज़ को परसीव करता है तो उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, सेंसेस की लिमिटेशंस हैं, नॉलेज की लिमिटेशन है एंड बहुत सारी लिमिटेशन है। तो हम ट्रू फॉर्म को कभी परसीव नहीं कर पाते, बल्कि हम उसको इमिटेट करते हैं, उसका एक आइडिया परसीव करते हैं जो कि चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन। अगर एक और एग्जांपल से देखें तो मान लो अच्छा इंसान। अब अच्छा इंसान फिजिकल वर्ल्ड में क्या है? अच्छे इंसान की डेफिनेशन फिजिकल वर्ल्ड में चेंज हो सकती है ना? हो सकता है मेरे लिए अच्छा इंसान कोई पर्टिकुलर तरह का इंसान है, आपके लिए अच्छा इंसान की डेफिनेशन कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है ना? वो चेंज होगी। बट ट्रू रियलम में एक अच्छे इंसान की डेफिनेशन अनचेंजिंग होगी, परफेक्ट होगी, वो एक परम सत्य होगा। आप ये मान लो वो उसकी एक एब्सोल्यूट डेफिनेशन होगी। ठीक, प्लेटो का ट्रू फॉर्म से बेसिकली यही मतलब था कि जो भी चीज़ हम देखते हैं, परसीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उसके बियॉन्ड उसी आइडिया का एक परफेक्ट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है ट्रू रियलम में। पर वो हमारी सोच के परे है, हमारी सोच के बियॉन्ड है, जिसको हम ट्रांसेंडेंटल रियलिटी भी कह सकते हैं, जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते बट वो एग्जिस्ट करता है। जबकि जो आइडिया हम परसीव करते हैं वो उसकी एक इमिटेशन है, वो चेंज हो सकती है, वो परफेक्ट नहीं है, वो बस उसकी एक इम्परफेक्ट कॉपी है। तो ये प्लेटो का कंसेप्ट था, आइडिया ऑफ ट्रू फॉर्म। अब डीकंस्ट्रक्शन में उसी ट्रू फॉर्म के आइडिया को क्रिटिक किया था। कैसे? आइडियाज हैव आइडेंटिटी ओनली व्हेन दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम अदर आइडियाज। डीकंस्ट्रक्शन में ये कहा था कि आइडियाज की आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है जब उसको किसी दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जाए। अ डिफरेंशिएटेड रिलेशन टू एन अदर, मतलब किसी दूसरे आइडिया से, इज इसेंशियल टू एनी कंसेप्चुअल आइडेंटिटी। कि किसी भी आइडेंटिटी के लिए एक डिफरेंशियल रिलेशन होना ज़रूरी है किसी दूसरे आइडिया से।
मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक इनहेरेंट आइडिया है भी, तो उस आइडिया का मीनिंग तो किसी दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट करके ही आएगा ना, अपने आप में कैसे कोई मीनिंग हो जाएगा, है ना। उसको किसी दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तभी तो एक मीनिंग बना पाएगा। हेंस डीकंस्ट्रक्शन चैलेंजेस द ट्रेडिशनल फिलॉसफी ऑफ फिक्स्ड एंड सेल्फ कंटेन्ड आइडियाज, मतलब जो कि उसकी ट्रू फॉर्म है, सेल्फ आइडेंटिकल आइडियाज या फिर ट्रू फॉर्म्स, एंड एम्फेसाइज्ड कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मीनिंग एंड आइडेंटिटी। बेसिकली इन्होंने यही कहा कि अगर कोई आइडिया है, मान लो उसका कोई सेल्फ आइडेंटिकल आइडिया भी है जो हमारी समझ से परे है, बट उस आइडिया को समझने के लिए भी, उस आइडेंटिटी को भी तो तभी एग्जिस्टेंस मिलेगी अगर उसको किसी दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जाएगा। और अगर दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वहाँ पे सिग्निफिकेशन आ जाएगा। सिग्निफिकेशन मतलब वही जो फर्डिनेंड डी सैसो ने साइन सिग्निफाइड वाला आइडिया दिया था, है ना। उसमें उन्होंने बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी तभी एग्जिस्ट करती है अगर उसको किसी दूसरी आइडेंटिटी से डिफरेंशिएट किया जाए। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप फर्डिनेंड डी सैसो वाली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। सो बेसिकली इनका यही कहना था कि एक आइडिया की तभी आइडेंटिटी पॉसिबल है जब उसको किसी दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जाए, और अगर दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जा रहा है तो वहाँ पे फिर प्ले ऑफ साइंस आ गया, साइंस इंक्लूड हो गए, और अगर साइंस इंक्लूड हो गए तो फिर वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मीनिंग एंड आइडेंटिटी आ गई। ठीक, तो इसी तरीके से उन्होंने प्लेटो के ऑफ ट्रू फॉर्म्स को क्रिटिक किया था। नाउ gap between intention of the author and infinite ways in which reader can interpret and attribute meaning to the text। इसमें बेसिकली उन्होंने ये कहा गया है कि गैप होता है किसमें, इंटेंशन ऑफ द ऑथर एंड इनफाइनाइट वेज इन विच रीडर कैन इंटरप्रेट एंड एट्रीब्यूट मीनिंग टू द टेक्स्ट। क्योंकि ऑथर की तो एक इंटेंशन होगी जिन्होंने टेक्स्ट में डाल दी, पर रीडर उसको किस तरीके से इंटरप्रेट करता है उसका ऑथर की इंटेंशन से कुछ लेना देना नहीं। उसमें बहुत डिफरेंस है, बहुत गैप है। रीडर के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के, और वो रीडर टू रीडर वेरी करेगा। बेसिकली देयर आर इनफाइनाइट वेज टू इंटरप्रेट अ टेक्स्ट, सो उसमें ऑथर के इंटेंशन का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, वही सेम बात जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी हमने देखी थी, और वही बात डीकंस्ट्रक्शन में भी कही जा रही है। नाउ डीकंस्ट्रक्शन रिजेक्ट्स यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म बेसिकली क्या है? यूनिवर्सलिज्म एम्फेसाइज करता है प्रिंसिपल्स पे, ट्रूथ्स पे, वैल्यूज पे, नॉर्म्स पे, जो कि यूनिवर्सल होते हैं और हर इंडिविजुअल या कल्चर या सोसाइटीज या सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। ठीक, मतलब कि कुछ वैल्यूज होती है, ट्रूथ्स होती है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि यूनिवर्सल होते हैं, और वो हर इंडिविजुअल या कल्चर या सोसाइटी या सिचुएशन पे इंप्लीमेंट होते हैं, अप्लाई होते हैं। बट जैसा कि हमने देखा, डीकंस्ट्रक्शन तो इस चीज़ को ऑब्वियसली रिजेक्ट करेगा ही, क्योंकि वो तो कहते हैं कि यूनिवर्सल तो कुछ है ही नहीं। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज, मतलब अगर कोई एक टेक्स्ट है तो उसका एक मीनिंग तो है ही नहीं। अगर कोई राइटर लिख भी रहा है और वो उसमें कोई मीनिंग डाल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं वो मीनिंग यूनिवर्सल हो गया, सबके लिए सेम होगा, नहीं। हर रीडर अपने हिसाब से नया मीनिंग क्रिएट करेगा। सो कुछ भी यूनिवर्सल नहीं है। देयर आर एंडलेस पॉसिबिलिटीज टू क्रिएट मीनिंग्स। ठीक, तो उन्होंने यूनिवर्सलिज्म को ऑब्वियसली रिजेक्ट किया। उन्होंने इसेंशियलिज्म को भी रिजेक्ट किया। क्यों? क्योंकि इसेंशियलिज्म एक फिलॉसफी है जो बताती है कि ऑब्जेक्ट्स, कंसेप्ट्स या कैटेगरीज में कुछ इनहेरेंट एंड अनचेंजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। बेसिकली वही प्लेटो वाली बात यहाँ पे कर रहे हैं ट्रू फॉर्म्स की, कि जैसे कोई ट्रू फॉर्म है किसी ऑब्जेक्ट की तो उसके अंदर कुछ इनहेरेंट एंड अनचेंजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो कि उसके फंडामेंटल नेचर को डिफाइन करती हैं। बट हमने पहले ही देख लिया कि डीकंस्ट्रक्शन ने तो पहले ही प्लेटो के उस आइडिया को, ट्रू फॉर्म्स के आइडिया को रिजेक्ट किया है। क्यों? क्योंकि अगर कोई आइडिया है उसकी आइडेंटिटी तभी पॉसिबल है अगर इसको किसी दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जाएगा, और दूसरे आइडिया से डिफरेंशिएट किया जाएगा तो वहाँ पे फिर साइंस या सिग्निफिकेशन इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारे मीनिंग्स या कम्प्लेक्सिटीज आ गई। सो कुछ भी इनहेरेंट है नहीं, देयर आर इंटरप्रिटेशंस, एंडलेस इंटरप्रिटेशंस। वहीं पे डीकंस्ट्रक्शन एंटी फाउंडेशनलिज्म भी है। अब फाउंडेशनलिज्म क्या है? ये एक पर्सपेक्टिव है जिसमें आइडिया होता है किसी फिक्स्ड, स्टेबल या एब्सोल्यूट फाउंडेशन का, जिसके ऊपर नॉलेज, ट्रूथ या रियलिटी बनी है। सो एंटी फाउंडेशनलिज्म बेसिकली फाउंडेशनलिज्म के आइडिया को चैलेंज करती है। मतलब कि वो चैलेंज करते हैं द आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड, स्टेबल और एब्सोल्यूट फाउंडेशन अपॉन विच नॉलेज, ट्रूथ और रियलिटी इज बेस्ड। ठीक, सो इससे भी साफ ही पता लगता है कि डीकंस्ट्रक्शन एंटी फाउंडेशनलिज्म ही होगा, क्योंकि वो तो फिक्स्ड मीनिंग को ऑब्वियसली चैलेंज ही करेंगे। वो तो बात ही एंडलेस पॉसिबिलिटीज की कर रहे हैं। फिक्स्ड मीनिंग को तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया, या फिक्स्ड स्ट्रक्चर को तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया। सो डीकंस्ट्रक्शन बेसिकली एंटी फाउंडेशनलिज्म है, मतलब वो फाउंडेशनलिज्म को रिजेक्ट करता है। नाउ जैक डेरिडा, ये एक फ्रेंच फिलोसोफर थे जिन्होंने डीकंस्ट्रक्शन की नींव रखी थी, डीकंस्ट्रक्शन की शुरुआत की थी। इन्होंने कहा था डीकंस्ट्रक्शन इज जस्टिस। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसा कि हमने स्ट्रक्चरलिज्म में देखा था या बाकी फिलोसफीज में भी अगर हम देखें तो वेस्टर्न फिलोसफीज बेसिकली बाइनरी ऑपोजिशन पे काम करती है। जैसे कि अगर हम प्लेटो का भी थ्योरी देखें तो उन्होंने भी एक बाइनरी ऑपोजिशन क्रिएट कर दी है
कि एक फॉर्म जो हम अपने नज़रिए से अपनी सेंसेस से बनाते हैं और एक ट्रू फॉर्म जो हमारे नज़रिए से परे है। सो एक बाइनरी ऑपरेशन बन गई। अगर आपको नहीं पता बाइनरी ऑपरेशन का कंसेप्ट क्या है तो आप पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाली वीडियो देख लें, उसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्यों पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट बाइनरी ऑपरेशन को रिजेक्ट करते हैं। ठीक, और सेम काम यहाँ भी किया गया है कि बाइनरी ऑपरेशन को रिजेक्ट किया गया है। तो प्लेटो ने भी एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन बना दी। अब बाइनरी ऑपरेशन से होता क्या है कि हायरार्कीज बनने लग जाती हैं, एक आइडिया दूसरे आइडिया को डोमिनेट करने लग जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो मेल फीमेल, ये भी एक तरीके से बाइनरी ऑपरेशन ही है कि फीमेल और मेल को एक दूसरे का ऑपोजिट माना जाता है। तो इससे हुआ क्या, हमेशा से मेल को एक प्रिविलेज दी जाती है सोसाइटी में, हमेशा से मेल को एक प्रिविलेज मिली है ना। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ को डोमिनेट करने लग जाती है, जिसकी वजह से हायरार्कीज बनती हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ बढ़ती हैं और इनजस्टिस होता है। सो इसीलिए इन्होंने कहा था कि डीकंस्ट्रक्शन जस्टिस है, क्योंकि ये किसी भी एक आइडिया को प्रिविलेज नहीं करते। सो अगर किसी एक आइडिया को प्रिविलेज नहीं करेंगे ऑब्वियसली उसकी डोमिनेंस होगी ही नहीं, तो इसीलिए इन्होंने इसको जस्टिस कहा था। नाउ ये कुछ इनके वर्क्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी डेट्स पूछी जाती हैं, नाम पूछे जाते हैं, जैसे 1967 स्पीच एंड फिनोमिना, 1966 राइटिंग एंड डिफरेंस, 1967 ऑफ ग्रामेटोलॉजी जिसको गायत्री चक्रवर्ती स्पीवैक ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। और ये बाकी सब भी नाम हैं जिनको आप वीडियो पॉज करके इनको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। नाउ अकॉर्डिंग टू डेरिडा डीकंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अ मेथड, ये कोई मेथड नहीं है। इट्स नॉट अ फिलॉसफी, ये कोई फिलॉसफी भी नहीं है। इट्स नॉट इवन एज इज समटाइम्स सेड अ फिलॉसफी और अ मेथड दैट वुड बी एंटी फिलॉसफी, ये कोई एंटी फिलॉसफी भी नहीं है कि किसी फिलॉसफी के अगेंस्ट काम कर रही हो, बल्कि इट्स अ सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ इम्पॉसिबल, ये बस एक इम्पॉसिबल का एक एक्सपीरियंस है। मतलब जैसे आप इस इमेज में देखिए, ये एक इंसान है, ये इस भूल भुलैया में घूम रहा है और मान लो कि ये भूल भुलैया इनफाइनाइट डायरेक्शन में इनफाइनाइटली फैली हुई है, इसका कोई अंत ही नहीं है। सो कुछ लोग होंगे जो कोशिश करेंगे कि हम इस भूल भुलैया को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, इसका एक मीनिंग क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और इससे बाहर निकलेंगे। बट डीकंस्ट्रक्शन वाले कहते थे कि भैया कोई मीनिंग नहीं निकलने वाला, ये बेकार की बात है, इसकी एंडलेस तरीके हैं। आप एक मीनिंग बनाना चाहोगे, एक रास्ता बनाना चाहोगे, दूसरा रास्ता निकल आएगा, दूसरा बनाना चाहोगे तीसरा निकल आएगा, तीसरा बनाना चाहोगे चौथा निकल आएगा, और ये रास्ते ऐसे बनते जाएंगे, कोई एंड नहीं आएगा। तो बजाय कि आप इतना सोचो कि हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे, मीनिंग बना लेंगे, इसको जस्ट एक्सपीरियंस करो, एंजॉय करो, है ना। ये डीकंस्ट्रक्शन वालों ने कहा था। सो उन्होंने वही कहा कि इट्स अ सर्टेन एक्सपीरियंस ऑफ द इम्पॉसिबल। नाउ डेरिडा ने कहा था देयर इज़ नो आउटसाइड टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के आउटसाइड कुछ नहीं है। अब इससे इनका क्या मतलब था? बाय दिस ही मेंट द इंटरटेक्सचुअल नेचर। इंटरटेक्सचुअलिटी की बात भी हमने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म वाली वीडियो में कर ली थी। इंटरटेक्सचुअलिटी बेसिकली यही है कि कोई भी एक टेक्स्ट होता है वो दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा होता है, चाहे आप जितने भी डिसिप्लिन ले लो, हिस्ट्री, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस, जितने भी है सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और कोई भी टेक्स्ट अकेले में अपना कोई मतलब नहीं बनाता, बल्कि वो बहुत सारे टेक्स्ट या कंटेक्स्ट से जुड़ के अपना एक मतलब बनाता है, ठीक, जो कि रीडर टू रीडर चेंज होता है, जो कि फिक्स्ड नहीं है। According to this idea, meaning is always dependent on the relationship a text shares with other texts, कि जो एक टेक्स्ट है वो बाकी टेक्स्ट से किस तरीके से एक रिलेशनशिप शेयर करता है, एंड द कम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ एंडलेस पॉसिबिलिटीज दैट कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड लिंग्विस्टिक इन्फ्लुएंसेस ब्रिंग्स टू इट। मतलब जो मीनिंग है वो किसी टेक्स्ट में इनहेरेंट नहीं है कि कोई एक बुक लिख दी और उसके अंदर ही मीनिंग है, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मीनिंग इंटरटेक्सचुअलिटी की वजह से क्रिएट होता है कि उस टेक्स्ट का बाकी टेक्स्ट से क्या रिलेशनशिप है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके मीनिंग को शेप कर रही है। सो किसी एक टेक्स्ट का अपने में कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि इंटरटेक्सचुअलिटी से उसका मीनिंग क्रिएट होता है। अब क्योंकि इंटरटेक्सचुअलिटी में कल्चरल, हिस्टोरिकल और बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस होते हैं और वो इन्फ्लुएंसेस पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं, इसीलिए एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के भी फिर एंडलेस वेज बन जाते हैं। मतलब इसमें जैक डेरिडा ने यही कहा है कि कोई भी एक सिग्निफायर नहीं होता। अगर आप किसी एक सिग्निफायर पे जाओगे, उससे आपको किसी दूसरे सिग्निफायर का रास्ता मिल जाएगा, दूसरे से आप किसी तीसरे का रास्ता मिल जाएगा, और इस तरीके से आप एक सिग्निफायर से दूसरे सिग्निफायर की तरफ जाते रहोगे, जिसका कभी एंड नहीं आएगा, ठीक। नाउ डेरिडास डेफिनेशन ऑफ टेक्स्ट। Text is no longer a finished corpus of writing, some content enclosed in a book or its margins, but a differential network, a fabric of traces referring endlessly to something other than itself, to other differential traces. Basically उन्होंने यही कहा है कि टेक्स्ट जब एक बनता है तो वो कोई फिनिश्ड राइटिंग नहीं होती कि अच्छा एक बुक लिख ली और उसमें अब सारा मीनिंग बैठ गया, नहीं, बट
एक डिफरेंशियल नेटवर्क होता है। डिफरेंशियल नेटवर्क मतलब वही इंटरटेक्सुअलिटी की बात आ गई। अ फैब्रिक ऑफ ट्रेसेस, कि एक धागा दूसरे से जुड़ा हुआ है, दूसरा तीसरे से जुड़ा हुआ है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। उसी तरीके से एक टेक्स्ट बहुत सारे टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, जिससे कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज बनती हैं उस टेक्स्ट के मीनिंग क्रिएशन में। ठीक, सो उस टेक्स्ट में खुद में कोई मीनिंग नहीं है, बल्कि इंटरटेक्सुअलिटी की वजह से, बहुत सारे कंटेक्स्ट्स की वजह से उसका मीनिंग बन रहा है। वही बात आ गई, एक सिग्निफाई से दूसरे सिग्निफाई, दूसरे सिग्निफाई से तीसरे सिग्निफाई, तीसरे से चौथे, और इस तरीके से हम एक सिग्निफाई से दूसरी सिग्निफाई की तरफ बढ़ते रहते हैं और ये प्रोसेस एंडलेस है। ठीक, रीडिंग इज नॉट अ पैसिविटी, अ रिसेप्टिव एक्टिविटी, but rather an activity in which one adds something to one's own, transforms and changes the text। मतलब रीडिंग कोई पैसिव चीज़ नहीं है, कोई रिसेप्टिव चीज़ नहीं है कि अच्छा हमने उसको पढ़ा और हमें मीनिंग मिल गया, नहीं, बल्कि हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं और अपनी इंटरप्रिटेशन से उसमें मीनिंग ऐड करते हैं, जिससे कि जो टेक्स्ट है वो ट्रांसफॉर्म होता है और चेंज होता है। ट्रांसफॉर्म और चेंज होने का मतलब उसका मीनिंग बदलता रहता है। ठीक, कोई एक किताब हम पढ़ते हैं, वो कोई ऐसी नहीं है कि हमने पढ़ी उसके अंदर मीनिंग है और मीनिंग हमें मिल गया, नहीं, बल्कि हम उस मीनिंग क्रिएशन में पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी नॉलेज से भी उसमें चीज़ें ऐड करते हैं, जो हमारा हिस्टोरिकल, कल्चरल या लिंग्विस्टिक जैसा भी बैकग्राउंड है उसके हिसाब से चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, जिससे कि उस बुक का मीनिंग बदलता है और हर एक रीडर के लिए अलग मीनिंग बनता है। ठीक, अब ये डिकंस्ट्रक्शन का सिर्फ पार्ट 1 था, जिसमें हमने सिर्फ डिकंस्ट्रक्शन के बारे में समझा कि कंसेप्ट है क्या। अब इसके बाद पार्ट 2 में हम समझेंगे टर्म्स एंड कंसेप्ट्स, जिन पे डेरिडा ने एक्सप्लोर किया, जैसे डिफरेंस हो गया, मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस, आर्काई राइटिंग, फोनोसेंट्रिसिज्म, लोगोसेंट्रिसिज्म एंड ऑल। ये सारी टर्म्स ऐसा नहीं है कि डेरिडा ने ही कॉइन की हैं, बल्कि कुछ टर्म्स इजाद की हैं और कुछ को उन्होंने यूज किया है अपनी थ्योरी को समझाने के लिए। वो अगले पार्ट में हम समझेंगे, क्योंकि अगर इन टर्म्स को इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया जाता तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अ बिग थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।